ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सुपरफास्ट रिवीजन, फॉर्मूले एंड कंसेप्ट लर्न करेंगे। की लर्निंग्स पढ़िए। पहला पॉइंट हर्षिता। For motion in a straight line, the position to the right of the origin is taken as positive and to the left as negative. हाँ, मतलब ओरिजिन के राइट में जितनी भी मूवमेंट करोगे वो पॉजिटिव होगी और ओरिजिन के लेफ्ट में जो भी मूव करोगे वो नेगेटिव मानोगे। नेक्स्ट पॉइंट। A body in a straight line motion can have the line of path as vertical, horizontal or slanted. अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसके पास जो पाथ हो सकते हैं, या तो वो वर्टिकल चलेगी, या तो वो हॉरिजॉन्टल चलेगी, या वो स्लांटेड मतलब कि तिरछा चलेगी। और आपके पास बताइए कोई रास्ता है जिसमें आप स्ट्रेट लाइन में मोशन कर सकते हो इन तीन के अलावा? कोई चॉइस है? No, sir. नहीं। तो ये कहलाता है बेटा, ऐसा कोई भी पाथ होगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशन मोशन। नेक्स्ट पढ़िए थर्ड। Path length is defined as the total length of the path ट्रेवर्स्ड। traversed by an object. हाँ, पाथ लेंथ मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। किसी रास्ते की चली गई लंबाई को बोलते हैं अपन पाथ लेंथ, रास्ते की दूरी। और अगर दो पॉइंट के बीच की पाथ दूरी है दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। पढ़िए डिस्टेंस। Distance, total path length covered during a given time interval. गिवन टाइम इंटरवल में टोटल पाथ लेंथ जो ट्रेवल करते हो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। Displacement, shortest straight line distance between the initial and final position. एग्जैक्टली दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एक निश्चित दिशा होती है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट सिक्स। Path length is greater or equal to the magnitude of the displacement between the same points. सेम पॉइंट के बीच में जो पाथ लेंथ होती है मतलब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट। An object is said to be in a uniform motion in a straight line if its displacement is equal in equal interval of time. Otherwise, the motion is said to be non-uniform. अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है या इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है वन डायमेंशन मोशन में, तो हम कहेंगे कि वो कैसी बॉडी है? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्मली मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आता है बच्चों वो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट सेम रेट में चेंज होगी, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म। पढ़िए एवरेज स्पीड। Average speed, total distance traveled divided by the total time taken. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी। Average velocity, total displacement divided by total time taken. यस, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो बच्चों, वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, नेक्स्ट पढ़िए। Average speed of an object is greater or equal to the magnitude of the average velocity Yes. over a given time interval. एग्जैक्टली जो एवरेज स्पीड होती है वो एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होती है। तो ऐसे लिख लो, वी एवरेज, वेक्टर नहीं लगाओगे तो एवरेज स्पीड है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू वी एवरेज। वेक्टर लगा दिया तो ये क्या बन गई? एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, स्पीड की नहीं होती। नेक्स्ट। Slope of the x to t graph gives the velocity at given instant. xt मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, xt ग्राफ का स्लोप होता है, वो आपको क्या देता है? वेलोसिटी। तो ये जो एंगल देगा वो आपको वेलोसिटी देगा। तो अगर आपके पास दो स्लोप है, एक का एंगल कम है, एक का स्लोप ज्यादा है, तो ऊपर वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी। सपोज ये v1 है, ये v2 है, तो क्या लिखोगे? v1 ग्रेटर देन v2। नेक्स्ट पढ़िए। Position time graph of a body in non-uniform motion is curved. हाँ, वही पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और अगर यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कैसा जाएगा? कर्व। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कर्व पाथ जाएगा। नेक्स्ट। Velocity time graph of a body in a non-uniform accelerate motion is curved. हाँ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है
तो vt ग्राफ कर्व्ड जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन कहलाता है। 14 पॉइंट, Slope of v to t graph gives the acceleration एन इंस्टेंट, at that instant. बिल्कुल सही बात है। a इक्वल टू dv बाई dt मतलब vt ग्राफ का स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन। 15 पॉइंट, The area between the vt graph and the time axis gives the displacement. बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लो भाई, vt ग्राफ का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा टाइम एक्सेस के साथ एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। 16 पॉइंट, The steepness of the slope of position versus time graph tells us the magnitude of the velocity and its sign indicates the direction of the velocity. बिल्कुल सही बात है। स्टीपनेस मतलब कितना तीखा स्लोप है, जितना हाई स्लोप होगा उतनी हाई वेलोसिटी होगी। तो ये वाला एंगल कम है, ये वाला एंगल ज्यादा है, तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 मतलब इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, तो v2 ग्रेटर देन v1। क्यों? क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। अगर एक्यूट एंगल है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन है, और एक्यूट एंगल है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन है। पढ़िए, इफ द टेंजेंट, If the tangent to the position versus time curve slopes upward to the right on the graph, the velocity is positive. बिल्कुल सही बात है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप पड़ेगा, टेंजेंट पड़ेगा किसी पॉइंट पर, अगर वो एक्यूट एंगल है थीटा 90 डिग्री से कम है, तो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा मतलब वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट यदि स्लोप आपका नेगेटिव पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पे स्लोप आपने खींचा, एंगल ऑब्ट्यूज आ गया तो आपका स्लोप नेगेटिव आ गया, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। पढ़ो, इफ द टेंजेंट, If the tangent to the position time graph slopes downward to the right, the velocity डाउनवर्ड, is हाँ डाउनवर्ड टू द राइट, देन the velocity is negative, then the velocity is negative। next negative. पढ़िए, for For one-dimensional motion, the slope of the velocity versus time graph at a time gives the acceleration to the object at that time. बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई dt मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन एट दैट टाइम। ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ये थी बच्चों पूरी थ्योरी इस चैप्टर की सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे। अब पढ़ते हैं इसके सारे फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला लिखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1 कर लेना, ये इक्वल नहीं है बच्चों, दिस इज x2 माइनस x1, इसी को बोलते हैं s2 माइनस s1। डन, समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x2 माइनस x1। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी v इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x अपॉन नेट टाइम डेल्टा t, वेक्टर लगा लो क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम। यस, नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, जैसे लिमिट जीरो हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, dx बाई dt। लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt। ठीक, नेक्स्ट लिखिए एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा v बाई डेल्टा t, डेल्टा v बाई डेल्टा t। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा t टेंड्स टू जीरो dv बाई डेल्टा v बाई डेल्टा t बिकम्स dv बाई dt, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, नेक्स्ट, काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों, कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन है a इक्वल टू कांस्टेंट है तो v इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट मतलब u प्लस ए टी, और ये x यानी डिस्प्लेसमेंट s बोलते हैं इसको, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। नोट कर लीजिए, बनते होंगे वैसे आपसे।
डन। Yes, sir. डन बच्चों, कोई Yes, दिक्कत? sir. No, sir. ओके, तो ये था हमारा बच्चों पहला चैप्टर इसका, जिसका नाम था अपना वन मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है ना, मोशन इन वन डायमेंशन।